हमारी तारीफ जरा लंबी है। बचपन से है इस पे अल्लाह का हाथ और अल्लाह रखा है अपने साथ। बाजू पे साथ जैसे का है बिल्ला 20 नंबर की बीड़ी पीता हूँ, करता हूँ कुली का और सारी दुनिया बोझ हम उठाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन की एक बहुत ही क्लासिक फिल्म कुली से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। दोस्तों, इस वीडियो को आप में से ही हमारे बहुत सारे व्यूअर्स की स्पेशल रिक्वेस्ट पर बनाया जा रहा है, जो कि 70s और 80s की मूवीज के बारे में अननोन फैक्ट्स देखने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो अगर आप और भी पुरानी 70s और 80s की मूवीज के बारे में अननोन फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पहले तो लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। आप लोग अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं आगे आने वाले कुछ वीडियोस में ऐसे ही पुरानी मूवीज के अननोन फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, फिल्म कुली आज इतने सालों बाद भी लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनी रहती है। एक तो ये फिल्म लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और दूसरा, इस फिल्म के एक एक्शन सीक्वेंस को शूट करते टाइम पर अमिताभ बच्चन के पेट में बहुत गंभीर चोट आई थी, जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन एकदम मरते मरते ही बचे थे और बाद में बहुत सारे डॉक्टर्स की मदद से और देश भर में लोगों के द्वारा उनकी सलामती के लिए मांगी गई दुआओं की वजह से अमिताभ बच्चन आज खुद मानते हैं कि उनका दोबारा से पुनर्जन्म हुआ था। इस वजह से फिल्म कुली खुद अमिताभ बच्चन के लिए और उनके फैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। कुली एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। इसको रिलीज किया गया था 2 दिसंबर सन 1983 को। इस फिल्म में हमें नजर आए थे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, रति अग्निहोत्री, शोमा आनंद, कादर खान, वहीदा रहमान, पुनीत सर और सत्येंद्र कपूर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था बॉलीवुड में मसाला एंटरटेनर फिल्मों का कंसेप्ट लेकर आने वाले और एक कॉमन मैन की लाइफ को अपनी फिल्मों के अंदर हीरो के तौर पर रिप्रेजेंट करने वाले डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने, जिनकी ज़्यादातर फिल्मों की थीम बचपन में अपने परिवार से बिछड़ने और फिल्म के क्लाइमैक्स में अपने परिवार से मिलने के ऊपर बेस्ड होती थी। और फिल्म कुली की स्टोरी भी कुछ इसी प्लॉट के आसपास रखी गई थी। मनमोहन देसाई की ज़्यादातर फिल्मों के लिए उनकी पहली पसंद अमिताभ बच्चन ही रहते थे और फिल्म कुली के पहले वो अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म परवरिश, अमर अकबर एंथोनी, सुहाग, नसीब और देश प्रेमी जैसी फिल्मों के अंदर काम कर चुके थे। फिल्म कुली की एक बेसिक स्टोरी का आइडिया दिया था मनमोहन देसाई की वाइफ जीवन प्रभा देसाई ने और आगे फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा था के शुक्ला ने और फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे कादर खान ने। फिल्म को प्रोड्यूस किया था मनमोहन देसाई के बेटे केतन देसाई ने, जो कि उनकी एज अ प्रोड्यूसर पहली फिल्म थी। और फिल्म के अंदर म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और लगभग 41 मिनट की लेंथ के टोटल 7 गाने इसके म्यूजिक एल्बम में रखे गए थे। फिल्म का म्यूजिक एल्बम सुपरहिट था और फिल्म के सारे ही गाने लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद किए गए थे और आज भी 80 के दशक के कुछ बहुत ही पॉपुलर गानों के तौर पर इस फिल्म के गानों को याद किया जाता है। फिल्म के पॉपुलर गाने थे सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, लंबू जी टिंगू जी, जवानी की रेल कहीं, हमका इश्क हुआ है यारो, एक्सीडेंट हो गया और मुबारक हो तुमको हज का महीना। फिल्म के इन सभी सुपरहिट गानों में अपनी आवाज दी थी शब्बीर कुमार, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल, शैलेंद्र सिंह, सुरेश वाडकर और आशा भोसले ने। अब बात करते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 3 करोड़ रुपए और फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 9 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड में इसने कलेक्शन किया था लगभग 11 करोड़ रुपए और ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी और इस फिल्म की उस टाइम पर लगभग 7 करोड़ से भी ज़्यादा टिकट्स बेची गई थी और ये सन 1983 में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बन गई थी। 1983 में दूसरे नंबर पर फिल्म थी बेताब, तीसरे नंबर पर थी हीरो, चौथे नंबर पर थी हिम्मत वाला और 5वें नंबर पर थी अंधा कानून और इस फिल्म को 6.7 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। तो अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, फिल्म कुली के लिए ज़्यादातर लोग जानते हैं कि इस फिल्म को मनमोहन देसाई ने डायरेक्ट किया था, लेकिन एक्चुअली में फिल्म कुली को लगभग 80% तक प्रयागराज ने अकेले ही डायरेक्ट किया था। लेकिन इस फिल्म को थोड़ी और बड़ा दिखाने के लिए मनमोहन देसाई ने अपना नाम डायरेक्टर के तौर पर प्रयागराज के साथ इस फिल्म में यूज किया था, क्योंकि मनमोहन देसाई उस टाइम तक बॉलीवुड के कुछ बड़े और जाने माने डायरेक्टर्स में गिने जाते थे। हालांकि प्रयागराज ने भी इस फिल्म के पहले चोर सिपाही, पोंगा पंडित, इंसानियत, पाप और पुण्य और कुंदन जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया था, लेकिन इन फिल्मों से प्रयागराज को एक बड़े और अलग डायरेक्टर के तौर पर पहचान नहीं मिल पाई थी और फिल्म कुली के राइट्स जब डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचे जा रहे थे तब उसमें डायरेक्टर के तौर पर केवल प्रयागराज का नाम यूज करने पर फिल्म के राइट्स केवल 45 लाख रुपए में बिक रहे थे, लेकिन इसमें डायरेक्टर के तौर पर मनमोहन देसाई का नाम ऐड करने के बाद फिल्म के राइट्स लगभग 80 लाख रुपए में बिकने वाले थे। इस वजह से मनमोहन देसाई ने इस फिल्म के डायरेक्टर के तौर पर प्रयागराज के साथ ही साथ डायरेक्टर के तौर पर अपना नाम भी यूज किया था
और फिल्म के अंदर मनमोहन देसाई का नाम बस यूज करने से फिल्म के कलेक्शन पर काफ़ी फर्क पड़ा था। और प्रयागराज की अमिताभ बच्चन के साथ ये पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ एक बार फिर से सन 1985 में फिल्म गिरफ्तार में बस एक बार और एक साथ काम किया था। फैक्ट नंबर 2, फिल्म कुली से पुनीत इस्सर ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था और वो फिल्म के अंदर एक विलेन के तौर पर हमें नजर आए थे। और पुनीत इस्सर के साथ में फिल्म के एक एक्शन सीक्वेंस को शूट करते टाइम पर अमिताभ बच्चन के पेट में काफ़ी गंभीर चोट लग गई थी। लेकिन एक्चुअली में काफ़ी स्टार्टिंग में पुनीत इस्सर वाले इस रोल के लिए पहले शरत सक्सेना को कंसीडर किया गया था, लेकिन बाद में आगे चलकर उन्हें किसी रीजन की वजह से पुनीत इस्सर से रिप्लेस कर दिया गया था। और पुनीत इस्सर की इस पहली ही फिल्म में एक फाइट सीन के दौरान अमिताभ बच्चन को लगे गलती से उनके एक घूंसे के बाद बॉलीवुड में आगे उनके पूरे कैरियर की दिशा ही बदल गई थी। और गलती से हुए इस एक्सीडेंट के लिए ज़्यादातर लोगों ने केवल पुनीत इस्सर को ही इसके लिए दोषी ठहराया था। हालांकि अमिताभ बच्चन ने एक बात साफ साफ बोली थी कि पुनीत इस्सर की इसमें कोई भी गलती नहीं है। फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसे हादसे अक्सर होते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पुनीत इस्सर को आगे चलकर अपने कैरियर में काफ़ी बुरे फेज से गुजरना पड़ा था। और उस टाइम पर बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने उन्हें अपनी फिल्मों में लेने से मना कर दिया था। और पुनीत इस्सर के पास बड़ी फिल्मों में काम न होने की वजह से बाद में उन्हें मजबूरी में बी और सी ग्रेड फिल्मों के अंदर भी काम करना पड़ा था। और पुनीत इस्सर के साथ आगे इस घटना के बाद और क्या क्या हुआ था, अगर आप इसके बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो और बनाया हुआ है। आप यहाँ पर ऊपर आई बटन में क्लिक करके उसको देख सकते हैं। उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस घटना के बाद पुनीत इस्सर का कैरियर कैसे कैसे प्रभावित हुआ था। फैक्ट नंबर 3, पुनीत इस्सर के साथ में जिस एक्शन सीक्वेंस को शूट करते टाइम पर अमिताभ बच्चन के पेट में गंभीर चोट लगी थी, जब वो सीन फिल्म के अंदर आता है तो फिल्म के उस सीन को वहां पर थोड़ी देर रोककर उसमें इंग्लिश, हिंदी और उर्दू लैंग्वेज में दिखाया जाता है कि इसी सीन के दौरान अमिताभ बच्चन के पेट में गंभीर चोट लगी थी। एक्चुअली इस फाइट सीन की शूटिंग 26 जुलाई सन 1982 को बेंगलोर यूनिवर्सिटी की एक लाइब्रेरी के अंदर फिल्म के सीन के हिसाब से एक बैंक जैसा सेटअप लगाया गया था और यहाँ पर अमिताभ बच्चन और पुनीत इस्सर के बीच में फाइट होना स्टार्ट होती है। तो इस फाइट के पहले सीन में तो अमिताभ बच्चन को पुनीत इस्सर को जोर से मारते हुए दिखाया जाना था और इसी फाइट के आगे वाले सीन में पुनीत इस्सर को अमिताभ बच्चन के पेट में एक घूंसा मारना था और पेट में घूंसा लगने के बाद अमिताभ बच्चन को टेबल पर कूदते हुए नीचे जमीन पर गिरना था। और जब इस सीन की शूटिंग स्टार्ट हुई और पुनीत इस्सर ने सीन के मुताबिक अमिताभ बच्चन के पेट में घूंसा मारा तो पुनीत इस्सर का घूंसा गलती से अमिताभ बच्चन के पेट में लग गया। लेकिन सीन यहाँ पर कट नहीं हुआ और सीन के मुताबिक अमिताभ बच्चन ने टेबल के ऊपर जंप लगाई। लेकिन अमिताभ बच्चन के पेट में पहले से ही घूंसे की वजह से थोड़ी चोट लगे होने के कारण अमिताभ बच्चन समझ नहीं पाए कि उन्हें टेबल के ऊपर कितनी दूरी से कूदना है। और जैसे ही अमिताभ बच्चन ने टेबल के ऊपर जंप लगाई तो टेबल का एक हिस्सा उनके पेट में जोर से जाके लगा और सीन यहाँ पर कट हो गया और डायरेक्टर भी सीन को ओके बोलकर अपने दूसरे एक्शन सीक्वेंस के लिए तैयारी करने लगे। लेकिन टेबल से टकराने की वजह से अमिताभ बच्चन के पेट में काफ़ी गंभीर चोट लगी और उनके अंदर काफ़ी इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी। हालांकि उस टाइम तक वहां मौजूद किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अमिताभ बच्चन के पेट में इतनी गंभीर चोट आई है और उनके पेट में दर्द होने की वजह से वो अपना पेट पकड़कर बाहर जाकर नीचे जमीन पर घास के ऊपर लेट गए। और अमिताभ बच्चन को ऐसे लेटे हुए देखकर वहां के क्रू मेंबर्स को लगा कि अमिताभ बच्चन शायद फिल्म की शूटिंग करते करते काफ़ी थक गए हैं, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग लगभग पिछले 1 महीने से बिना ब्रेक के ही चल रही थी। और क्रू मेंबर्स को लगा कि अमिताभ बच्चन शायद इतना बिजी शेड्यूल होने की वजह से वहां लेटकर थोड़ी देर आराम कर रहे हैं। लेकिन जब अमिताभ बच्चन के पेट का दर्द काफ़ी टाइम तक ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने ये बात मनमोहन देसाई को बताई और अमिताभ बच्चन के पेट दर्द को ठीक करने के लिए उन्हें फिल्म के सेट पर ही कुछ दवाई भी दी गई। लेकिन उन दवाई को खाने के बाद भी अमिताभ बच्चन के पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ और अमिताभ बच्चन भी उस रात होटल में आने के बाद दर्द के मारे पूरी रात नहीं सो पाए। इस बारे में ऋषि कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने उस रात अमिताभ बच्चन के पेट दर्द को देखते हुए अपने एक असिस्टेंट के हाथों अमिताभ बच्चन के रूम में एक आयोडेक्स भी भिजवाई थी, जिससे कि उनका दर्द थोड़ी कम हो सके, क्योंकि उस टाइम पर ऋषि कपूर को नहीं पता था कि ये दर्द आयोडेक्स से ठीक होने वाला नहीं है। और भी लोगों को लग रहा था कि ये शायद नॉर्मल दर्द है और थोड़ी आराम करने के बाद अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो ही सेड दैट कुछ नहीं जैसे लगाया हुआ जैसे गो ऑन कैरी ऑन इट्स अ परफेक्ट टेक ही डिडंट गिव अप द शॉट नोबडी न्यू व्हाट वाज गोइंग टू बिकम ऑफ दैट मैंने अपनी तरफ से शाम को आयोडेक्स भेजा था जैसे कि आयोडेक्स ने खुला था इनको। और अमिताभ बच्चन ने बताया कि इस दौरान उनकी आंखों के सामने कई बार तो अंधेरा छाने लगा था
और इस दौरान अमिताभ बच्चन ने अपने भाई अजिताभ बच्चन को फ़ोन करके बताया कि उन्हें शायद पेट में काफ़ी गंभीर चोट आई है और वो तुरंत उनकी मदद करने के लिए उनके पास बेंगलोर आ जाएं। और बाद में इतना होने के बाद जब अमिताभ बच्चन की हालत कुछ और ज़्यादा बिगड़ती हुई दिखाई दी तो उन्हें तुरंत एरोप्लेन से मुंबई ले जाया गया और वहाँ के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया। फैक्ट नंबर 4, अमिताभ बच्चन के फैंस को जब इस बात का पता चला कि अमिताभ बच्चन ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं तो उस टाइम पर अमिताभ बच्चन के बहुत सारे फैंस के द्वारा देश के अलग अलग मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्च के अंदर उनके फैंस उनकी सलामती के लिए दुआ मांग रहे थे। और अमिताभ बच्चन के जब इस एक्सीडेंट का पता उस टाइम की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी को चला, जो कि अमिताभ बच्चन के बहुत ही अच्छे दोस्त थे और वो अपनी एक ट्रिप के दौरान उस टाइम पर अमेरिका जाने वाले थे। लेकिन अमिताभ बच्चन के इस एक्सीडेंट का पता लगने के बाद वो तुरंत अपनी ट्रिप कैंसिल करके अमिताभ बच्चन से मिलने ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंच गए। इस दौरान अमिताभ बच्चन के बॉलीवुड में भी कुछ वेल विशर्स उनकी सलामती के लिए दुआएं मांग रहे थे। इस बारे में अमिताभ बच्चन ने बाद में ठीक होने के बाद बताया कि मिथुन दा ने उनकी सलामती के लिए अपनी छाती का खून काली माता को चढ़ाकर अमिताभ बच्चन की सलामती के लिए दुआ मांगी थी। 1982 में पुलिस सेट पे एक एक्सीडेंट हो गया जिससे मैं गंभीर तरह से घायल हुआ और जितनी प्रार्थनाएं मिठुन दा ने की और प्राण इन्होंने लिया, इन्होंने बहुत ही खतरनाक काम किया। अपने हाथी को चीर करके जो रक्त बहा उससे वो कसम खाई, मेरी दुआ मांगी उन्होंने। काली माँ के पास गए थे, हमारे लिए उन्होंने पाठ किया और पूजा किया। इस तरह की भावनाएं रही हैं मिठुन की हमारे साथ। ऐसे उनके और भी वेल विशर्स उनकी सलामती के लिए दिल से दुआ मांग रहे थे। और जब अमिताभ बच्चन हॉस्पिटल में एडमिट थे तब उस दौरान उन्हें कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था, जिससे कि अमिताभ बच्चन को ये ना पता चले कि देश में अभी क्या माहौल बना हुआ है और उनकी कंडीशन कितनी गंभीर है। और बाद में 2 अगस्त सन 1982 को डॉक्टर्स ने बताया कि अमिताभ बच्चन अब खतरे से बाहर हैं। तो 2 अगस्त का दिन आज भी अमिताभ बच्चन के कुछ डाई हार्ड फैंस उनके रीबर्थ के तौर पर इसको सेलिब्रेट करते हैं। और बाद में जब अमिताभ बच्चन पूरी तरह से ठीक हो गए तो उन्होंने 7 जनवरी सन 1983 से फिल्म कूली की शूटिंग उसी फाइट सीन से स्टार्ट की जहां पर फिल्म कूली की शूटिंग को रोक दिया गया था और इसके बाद फिल्म के आगे की पूरी शूटिंग को कंप्लीट किया गया था। फैक्ट नंबर 5, ओरिजिनली फिल्म कूली का क्लाइमैक्स सीन पहले ऐसा रखा गया था जिसमें अमिताभ बच्चन की फिल्म के लास्ट में डेथ हो जाती है, लेकिन बाद में अमिताभ बच्चन के एक्सीडेंट को ध्यान में रखते हुए और देश भर के लोगों की उनके प्रति सहानुभूति को देखते हुए उन्होंने फिल्म के क्लाइमैक्स सीन को चेंज कर दिया था, जिसमें अमिताभ बच्चन की डेथ नहीं होती है, क्योंकि मनमोहन देसाई का कहना था कि अगर वो ओरिजिनल एंडिंग फिल्म के अंदर यूज करते तो बहुत सारे लोगों का दिल टूट जाता। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मनमोहन देसाई ने फिल्म की एंडिंग को चेंज कर दिया था और एंड में दिखाया जाता है कि अमिताभ बच्चन की डेथ नहीं होती है। हालांकि मनमोहन देसाई ने पहले वाली एंडिंग के हिसाब से पहले एक सैड सॉन्ग को भी रिकॉर्ड करवा लिया था, लेकिन फिल्म की एंडिंग चेंज होने के बाद उन्होंने इस सैड सॉन्ग को फिल्म से बाहर कर दिया था और बाद में उन्होंने इस गाने की बजाय एक दूसरे गाने को पूरी फिल्म शूट हो जाने के बाद अलग से शूट किया था। फिल्म का ये गाना था जवानी की रेल कहीं छूट ना जाए और इस गाने को बाद में अलग से शूट करने के बाद उन्होंने फिल्म के अंदर इसको यूज किया था। फैक्ट नंबर 6, फिल्म कुली की ज़्यादातर शूटिंग कर्नाटक में बेंगलोर की लोकेशंस के आसपास ही की गई थी और फिल्म कुली के अंदर एक गेस्ट रोल प्ले करने के लिए अमिताभ बच्चन ने कन्नड़ के एक लीजेंडरी एक्टर राजकुमार से फिल्म के अंदर एक कैमियो करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। फिल्म के अंदर ये कैमियो रोल था जब फिल्म के अंदर गाना आता है सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, तो इस गाने के जस्ट पहले ही कुछ पैसेंजर्स ट्रेन से कुली कुली की आवाज़ लगाते हैं और अमिताभ बच्चन उनमें से एक पैसेंजर का सामान उठाकर रेलवे स्टेशन पर चलते हुए दिखाई देते हैं। एक्चुअली कन्नड़ के एक्टर राजकुमार और अमिताभ बच्चन एक दूसरे को काफ़ी मानते हैं और कन्नड़ एक्टर राजकुमार ने ये कैमियो करने से केवल इसलिए मना कर दिया था कि अमिताभ बच्चन जैसे एक बड़े कलाकार को वो एक कुली की तरह ट्रीट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में किसी ऐसे ही छोटे कलाकार को इस रोल के लिए साइन किया गया था। दोस्तों, फिल्म कुली काफ़ी बड़ी मूवी थी और फिल्म से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। लेकिन इस फिल्म से जुड़े इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अभी बाकी हैं, जैसे कैसे अमिताभ बच्चन के एक्सीडेंट के बाद फिल्म के सेट पर ऋषि कपूर और सत्येंद्र कपूर का भी एक्सीडेंट हुआ था और कैसे इस फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन और कादर खान के बीच में दूरियां बढ़ गई थीं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अभी बाकी हैं जो मैं इसके दूसरे पार्ट में बताऊंगा और वीडियो में चैनल पर अपलोड करूंगा, तो इसका दूसरा पार्ट आप देखना ना भूलें। वो वीडियो मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो बहुत ही जल्द आप सबसे मैं मिलता हूँ इस वीडियो के दूसरे पार्ट में।